हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं सर्वेश तिवारी आप सभी का सर्व लॉ ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 32nd बिहार जुडिशरी मेंस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस पर चर्चा किया था। इसी क्रम में हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हुए हैं। ये आपके मेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर के आए हुए हैं 31st बिहार जुडिशरी में मेंस की कॉपी जो आरटीआई के थ्रू मंगाई गई थी। आप यहाँ देख सकते हैं, ये सर्टिफाइड कॉपी है। सेक्शन ऑफिसर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना के द्वारा इशू किया गया है। इसकी कॉपी सर्टिफाइड कॉपी जो मंगाई गई थी उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इससे आपको एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि हमें मेंस एग्ज़ाम पेपर में अपीयर होने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, कितने पेजेस की कॉपी मिलती है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के पेपर में। बेसिकली मैं आपके सामने जो कॉपी अभी दिखाने जा रहा हूँ वो जनरल नॉलेज की कॉपी है। आपने यहाँ ऊपर देख सकते हैं 31st BGS मेन एग्जामिनेशन का ये जनरल नॉलेज की कॉपी है। तो इसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह इसका आंसर देना रहता है और कौन ऐसी गलतियां हैं जिनके करने पे नंबर कट जाते हैं, इसका एक कंप्लीट एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किस तरह से आप इसमें नंबर अच्छा से अच्छा गेन कर सकते हैं, क्योंकि जीके और जीएस दो ऐसे पेपर होते हैं बिहार जुडिशरी में जिसमें आप जितना चाहें उतना नंबर उठा सकते हैं। कई लोग तो 120 प्लस भी नंबर उठा लेते हैं 150 में जनरल नॉलेज की कॉपी में। और जो जनरल साइंस की कॉपी होती है वो 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें भी बहुत अच्छा लोग नंबर पाते हैं। अमूमन उसमें 70, 75, 80 तक लोग नंबर आराम से गेन कर लेते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए बहुत स्कोरिंग होते हैं, इसलिए आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह के प्रश्न 31st बिहार जुडिशरी में पूछे गए थे, किस तरह का आंसर इसमें दिया गया था और उसका मूल्यांकन किस तरह से, इवैल्यूएशन किस तरह से बीपीएससी ने किया है, किस तरह से नंबर दिया है, उस पर यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉपी का फर्स्ट पेज है, जिसमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जनरल इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे लिख दिए रहते हैं। आप यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ के फॉलो करते हैं, कैसे लिखना रहता है, सामान्य बातें वहाँ प्रत्येक कॉपी में बताई जाती है। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक कॉपी जो है सामान्यतः 40 पेज की होती है, 40 पेज की पाई जाती है, जिसमें आगे और पीछे 2 पेज छोड़ देते हैं आप, यानी 4 पेज माइनस कर दीजिए तो टोटल आपका हो इस तरह से 36 पेजेस। जैसा कि मैंने बताया कि उसमें 2 पेज आगे पीछे छोड़ देते हैं, तो उसके बाद 36 पेजेस बचते हैं जिस पे आप लिख सकते हैं। तो बस 2 ऐसे पेपर होते हैं हिंदी और इंग्लिश के, जिसमें जो है आपको 20 पेज की कॉपी मिलती है। बाकी सारी कॉपी आपके 40 पेज की होती है, जिसमें 36 पेज आप लिख सकते हैं। तो ये रहा कितने पेजेस होते हैं। उसके बाद जीके का जो पेपर होता है जनरल नॉलेज का, इसमें अब तक का नए पैटर्न के हिसाब से जो ट्रेंड है 31st बिहार जुडिशरी में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें 20 प्रश्न आपको पूछे गए थे। 20 प्रश्न अलग अलग नंबर्स के होते हैं और इन 20 प्रश्नों का कुल योग जो होता है टोटल 150 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें आप लोग चाहें तो 120 तक भी आराम से उठा सकते हैं अगर मेहनत करते हैं तो, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वन लाइनर होते हैं। 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें अगर आप सही उत्तर लिखते हैं तो नंबर कटने के चांसेस कम रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे किस तरह से इवैल्यूएशन बीपीएससी ने किया हुआ है और किस तरह से नंबर हमें दिया है। तो आइए देख लेते हैं। ये फर्स्ट पेज हो गया। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। आइए पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 का उत्तर दीजिए, किन्हीं 10 का विस्तार लिखिए, यानी गिव द फुल फॉर्म ऑफ एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो एब्रेविएशन दिए हुए हैं इनके फुल फॉर्म लिखने हैं। 10 नंबर का प्रश्न है और 10 एब्रेविएशन आपको सॉल्व करने होंगे और देखते हैं कि इसमें कितने एब्रेविएशन टोटल दिए हुए हैं 10 क्वेश्चन के लिए। ए से लेकर के यहाँ पर एन तक
टोटल 14 होते हैं। टोटल 14 एब्रिविएशन दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 10 करने हैं। 4 आप इसमें से स्किप कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहता है। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखना है और कौन सी गलती है जो कि एब्रिविएशन का फुल फॉर्म लिखते वक्त आपको नहीं करना है, उस पर हम आपको बताना चाहेंगे। कि देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर लिखा हुआ है और जो एब्रिविएशन है उनको लिख करके, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे एपेक है, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ना लिख करके इन्होंने यहाँ पे कॉरपोरेशन लिख दिया, जिसकी वजह से नंबर काट लिया गया है। तो स्पेलिंग पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, एक एक स्पेलिंग चेक की जाती है। यहाँ पे देखिए कैग है, कैग का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, यहाँ पे कंट्रोलर ना लिख करके कंट्रोलर लिख दिया गया, जिसके वजह से यहाँ पे नंबर काट लिया गया है। YWCA यंग वुमेन, यहाँ पे देखिए नीचे अंडरलाइन किया हुआ है कि उन्होंने नंबर काटा हुआ है। वीमेंस ना लिख करके वीमेन लिखा हुआ है, और क्रिश्चियन ना लिख करके इसमें एन जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसके लिए यहाँ पे नंबर काट दिया गया। इस तरह से आपको सावधान होकर के एक एक एब्रिविएशन को लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत पढ़ कर के कॉपी चेक होती है। इसका आप लोग विशेष स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इसमें बहुत सारा इन्होंने गलती किया हुआ है। मात्र 2 नंबर मिले हुए हैं 10 नंबर में से। NTPC और ZSI 2 ही सही माना है BPSC ने, बाकी सब गलत हैं। इस तरह से आगे देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कहता है। तो दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर आते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित स्थानों से संबंधित व्यक्तियों के नाम लिखिए। तो दिया हुआ है आनंदवन और शांति निकेतन, विजय घाट, पवनार आश्रम, बोधगया, फतेहपुर सीकरी, समता स्थल। इनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम लिखना है कि कौन इससे यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर कैसे दिया है इन्होंने, और कैसे क्या गलती है कि जिसमें नंबर काटा गया है। तो दूसरा है जिसमें गलत आंसर दे दिया गया है। सीधे एक का जो है शांतिवन, जो कि बाबा आमटे से संबंधित था, उसको जवाहरलाल नेहरू लिख दिया गया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे काट दिया है BPSC ने। फिर आगे देखिए, ये यहाँ पे पवनार आश्रम गोपाल कृष्ण गोखले का ना हो करके विनोबा भावे का है, जिसकी वजह से ये नंबर यहाँ पे भी इसका कट गया है। बाकी और सब सही हैं, तो सही होने की वजह से यहाँ पे 5 में से 3 मिल गया है। यानी अगर दोनों सही रहते तो 5 में से 5, यही एक सब्जेक्ट है जिसमें जितना पूर्णांक है उतना नंबर आप उठा सकते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर में ऊपर देखिए पूछा गया था कि ये कौन से शहर किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो उसका आंसर वहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उन नदियों के नाम लिखिए जिनके किनारे निम्नलिखित स्थान स्थित हैं। इसमें दिया हुआ है मथुरा, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, सूरत, भरूच, कोटा और लुधियाना। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। यहाँ पे नीचे सीधे आंसर आप लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो शहर का नाम लिख करके उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया मथुरा, मथुरा का यमुना नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, सूरत ताप्ती नदी, कोटा चंबल नदी, लुधियाना सतलज नदी। ये सब के सब सही हैं और सब पे एक एक नंबर इनको मिल गए हैं। तो ये हो गया है, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन था, पूरा 5 इसमें मिल गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें पूरा का पूरा नंबर आप गेन कर सकते हैं। अगला क्या है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, 4 ऊपर है। हाँ, ये रहा चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है, ये देखना आपको बताना है कि पुष्कर झील, मीनाक्षी मंदिर, वृंदावन उद्यान, जगन्नाथ मंदिर, बेलूर मठ, यमुनोत्री, स्वर्ण मंदिर, ये सब कहाँ स्थित हैं। तो इसको आपको बताना है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के राज्यपालों के नाम बताइए। तो ये राज्यपाल, राज्य और राज्यपाल भी महत्वपूर्ण है। ये हमेशा लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता रहा है। कभी मुख्यमंत्रियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, कभी राज्यपालों के नाम पूछ लिए जाते हैं, और कभी कभी तो दोनों के नाम एक साथ पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम को भी आपको तैयार रखने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं अगला क्या है। आगे फिर से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए हम लोग सीधे आंसर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो झील है कहाँ कहाँ स्थित है, और या फिर कोई स्थान उसमें पूछा हुआ था। तो उसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये राजस्थान सही है, तमिलनाडु गलत था। तो यहाँ ये पे कर्नाटक होना चाहिए था। तो
ये काट दिया गया है, तो 5 में से 4 नंबर यहाँ पर भी मिले हुए हैं। अगला है ये राज्य और राज्यपालों के जो नाम थे वे इसमें आंसर दिया गया है कि महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी थे उस समय राज्यपाल, सही है। उत्तर प्रदेश में श्रीमती आनंदीबेन पटेल, पश्चिम बंगाल में श्री जगदीप धनखड़, जिस समय पेपर हुआ था उस समय इस समय उपराष्ट्रपति हैं माननीय जगदीप धनखड़ जी, तो जगदीप धनखड़ है, ये सही है। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जो कि गलत आंसर लिख दिया गया है, जबकि मंगू भाई छगन भाई पटेल उस समय भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, तो ये गलत काट दिया गया। और हाँ, एक और चीज़ बारीक जो कि मिस्टेक है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि केरल के राज्यपाल, ये तो सही है अभी भी हैं कि मोहम्मद आरिफ खान वहाँ पे अभी भी राज्यपाल हैं, लेकिन नाम लिखने में देखिए अधूरा नाम लिखने पे नंबर आपको काट लिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है और क्वेश्चन मार्क दे करके इन्होंने इसको क्रॉस कर दिया है, यानी गलत इसको कर दिया है। केवल मोहम्मद आरिफ लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा आरिफ मोहम्मद खान लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये गलती आपको नहीं करनी है। अब देखिए एक और आपको बताते हैं कि ये ऊपर 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न क्या है? 6 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। 5 के लिए यहाँ पर ए से लेकर के एफ जी तक दिया हुआ है, यानी यहाँ पर भी आपको स्किप करने का ऑप्शन है, तो 1-2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, बाकी सबके आंसर आपको देने रहते हैं। तो यहाँ पर है, पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? फिर उसका दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मान विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी मानव विज्ञान है, मानव विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? तो ये 2 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट न करके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है। उसके बाद जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दूरदर्शन धारावाहिक महाभारत का निर्माता कौन था। सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दृष्टिबाधित लोगों के लिए पढ़ने और लिखने का तरीका किसने खोजा। तो आप देख सकते हैं कि 6 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वो दिया गया है। जैसे वहाँ पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो 1 लाइनर आपको आंसर भी देना रहता है, तो उस तरह से आप लिखेंगे। वहाँ पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, तो यहाँ पे आंसर दिया गया कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। आप यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि नरेंद्र दत्त, ये आंसर तो सही है, लेकिन थोड़े से मिस्टेक की वजह से बीपीएससी ने नंबर काट लिया है। इसलिए आप अगर कोई नाम लिखते हैं तो नाम पूरा आपको लिखना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र दत्त था, लेकिन पूरा नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, तो नरेंद्र नाथ ना लिखने की वजह से देखिए नरेंद्र के बाद इन्होंने नाथ के जगह पे क्वेश्चन मार्क लगाया है और उसके बाद उसको काट दिया है। अगला है, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर है, 1 नंबर मिले हैं। दूरदर्शन धारावाहिक महाभारत के निर्माता श्री बी.आर. चोपड़ा है, एकदम सही आंसर है, ये 1 नंबर मिला है। फिर आगे है, सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, ये जो है सही है और इस पर 1 नंबर मिला है। मैं आपको बता दूं कि एक कॉपी में मैंने देखा हुआ है कि वहाँ पे जो परीक्षार्थी ने ये लिख दिया है कि सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था, यानी सिर्फ आइंस्टीन शब्द का लिख करके अल्बर्ट ना लिखने की वजह से नंबर काट लिया गया। इसलिए आप लोग जो भी नाम लिखेंगे पूरा नाम लिखेंगे। आगे है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए पढ़ने और लिखने का तरीका लुइस ब्रेल ने खोजा था, ये भी बिल्कुल सही है, 1 नंबर यहाँ पे मिला हुआ है, तो 5 में से 4 यहाँ पर भी मिल गए हैं। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो क्या है ये, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है, और ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है शायद। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बार्टर है, डोजियर, फ्रीपोर्ट, हार्टलाइन, पंचशील, यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि ये कितने नंबर का था, शायद 10 नंबर का है, नीचे जाने पर हम लोगों को पता चल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे इवेलुएट किया गया है और 2 नंबर दिया गया, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 5 आपको करने हैं, यानी 10 नंबर का प्रश्न था। तो यहाँ पे वर्णन देखिए, हॉटलाइन क्या होता है, इसके बारे में आप
उस शब्द को ऊपर लिख देंगे और शब्द को लिखने के बाद उसके बारे में विस्तार बताएंगे कि वो क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि हॉटलाइन संक्षेप में कहा जाए तो सूचनाओं के आदान प्रदान का एक माध्यम है। यह दो देशों के मध्य राजनयिक और राजनीतिक सूचनाओं के आदान प्रदान एवं राजनयिकों और राजनेताओं के मध्य बातचीत के लिए स्थापित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है और एग्जामिनर इस उत्तर से संतुष्ट भी है। इन्होंने 2 नंबर जो है दिया हुआ है, पूरे 2 नंबर, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर इसमें इन्होंने दिया भी है। अगला आप देखते हैं कि ये बार्टर शब्द है। बार्टर शब्द क्या होता है? तो बार्टर शब्द का विशेषण इसमें लिखा हुआ है कि यह वस्तुओं के आदान प्रदान की प्राचीनतम प्रणालियों में से एक है। यह बहुत पहले जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ करता था तो लोग एक दूसरे के ज़रूरत की वस्तुओं की अदला बदली करते थे। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि बार्टर एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें एक व्यक्ति अपने ज़रूरत की सामान को कुछ दूसरी वस्तु देकर दूसरे व्यक्ति से प्राप्त करता था। तो ये भी एक परफेक्ट आंसर है और इस पर 2 नंबर मिले हुए हैं। आगे देखते हैं, वीज़ा है। वीज़ा क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक देश द्वारा दूसरे देश के नागरिकों को अपने देश में रहने का अनुमति पत्र वीज़ा कहलाता है। अर्थात यदि अन्य करार न हो तो सामान्यतः एक देश से दूसरे देश में जाने, वहाँ रहने या धनार्जन करने के लिए उस देश की सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होती है और यही अनुमति का प्रमाण पत्र वीज़ा कहलाता है। तो ये भी परफेक्ट आंसर है और 2 नंबर मिला हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली जो है इसमें देखिए पूछा गया है कोरम। कोरम क्या होता है? तो इन्होंने आंसर लिखा हुआ है कि यह संसदीय कार्यवाही से संबंधित शब्द है। सदन की कार्यवाही को शुरू करने हेतु सदस्यों की न्यूनतम उपस्थित संख्या को कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है। यह संसद या सदन के कुल सदस्यों का 1/10 होता है। अर्थात यदि किसी सदन में कुल सदस्यों की संख्या 100 हो, ये देखिए अच्छा तरीका है कि एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है कि एक सदन में सदस्यों की कुल संख्या 100 हो तो 100 × 1/10, 100 को 10 से इन्होंने काट दिया है, फिर यहाँ पे 10 आंसर आया। तो 10 सदस्यों की उपस्थिति सदन की कार्रवाई को शुरू करने हेतु अनिवार्य होती है। आंसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि कॉपी जांच करने वाले ने नंबर 2 न दे करके यहाँ पे 1.5 दिया हुआ है। 1/1/2 यानी 1.5 नंबर मिले हुए हैं। इसमें गलती क्या रह गई है? गलती ये रह गई है कि चूँकि संविधान से संबंधित प्रश्न है और संविधान के आर्टिकल का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। अगर आर्टिकल का उल्लेख कर दिया जाता तो वह आंसर पूर्ण हो जाता और उसके बाद से पूरा नंबर आपको मिल जाता। तो यहाँ चीज़ें आपको लिख देने की ज़रूरत थी कि संसद की गणपूर्ति का संबंध में प्रावधान आर्टिकल 100 की उपअनुच्छेद 3 में दिया गया है, 100 सब 3 में दिया गया है। और राज्यों से संबंधित गणपूर्ति का प्रावधान, राज्य विधानमंडलों में गणपूर्ति से संबंधित प्रावधान 189 3 में दिया गया है। तो ये अगर जोड़ दिया गया रहता इसमें तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाता और यहाँ पे 1.5 न मिल करके पूरे 2 नंबर मिले रहते हैं। आगे आइए देखते हैं कि डोजियर। तो डोजियर जो होता है ये अपराधियों के उनके अपराध से जुड़ी जो है फाइल होती है, उन्होंने कितने अपराध किए हैं, क्या कितनी सज़ा मिली, कितनी बार उन पे FIR हुआ, इन सब चीज़ों का वर्णन जो है ये फाइल में रहता है, वो उसको डोजियर बोलते हैं। जबकि यहाँ पे गलत आंसर लिखा हुआ था तो इस पर गलत आंसर पे 1 भी नंबर नहीं मिला है और 0 नंबर इस पर दे दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो कि 10 नंबर का था 7.5 नंबर BPSC ने दिया हुआ है। एक आंसर गलत हो गया, एक में 1.5 दिया गया, इस तरह से टोटल 7.5 नंबर मिले हुए हैं। अगला है, कुछ ऊपर किताब दिए गए थे और किताबों का लेखक कौन है ये पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। 5 नंबर का प्रश्न है, 5 पुस्तकों के नाम लिखने हैं, यानी 1 नंबर। आपको अगर प्रत्येक पुस्तक का नाम अगर सही बताते हैं, पुस्तक के लेखक का नाम अगर आप सही बताते हैं तो इसमें भी आप पूरा का पूरा नंबर आप उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर झूठा सच, यशपाल,
आधा गांव, ये देख सकते हैं नीचे आप अभी हम लोग देखेंगे इसका आंसर। दो तरह के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ये भारतीय पुस्तकें हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और पुरानी किताबें हैं, उनके नाम पूछे गए हैं। और कुछ नाम आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में भी पूछा गया है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पुस्तकों के लेखकों के नाम लिखिए। ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन जो है ये इंटरनेशनल लेखक हैं। ये जो है ज़्यादातर इसमें विदेशी लेखक हैं और अंग्रेजी की किताबें हैं, इनके बारे में लिखा गया है। जिसमें इस आंसर शीट में इसको अटैम्प्ट नहीं किया गया था, अनअटेम्प्टेड रह गया था, क्योंकि ये पता नहीं था। तो रिलेंटलेस, एन ऑटोबायोग्राफी, कारगिल, फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, आई डेयर, द डांस ऑफ डेथ, आई डू व्हाट आई डू, अ फाइट ऑफ पिजन्स, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये सारे किताब हैं। इन पुस्तकों के, इन बुक्स के ऑथर्स के नाम लिखने थे, जो कि इसमें नहीं लिखा गया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये भारतीय किताबें हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध लेखकों की हैं, तो ये पूछा गया था। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है। हाँ, आप देख सकते हैं कि झूठा सच जो किताब है वो यशपाल का है, 1 नंबर सही है, मिला हुआ है। तमस, भीष्म साहनी का सही उत्तर 1 नंबर। निर्मला, जो कि यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गलत आंसर है। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद होगा, इसलिए यहाँ पे काट दिया गया है। अगला है यामा, जो कि महादेवी वर्मा की रचना है, ये 1 नंबर यहाँ पे सही मिला हुआ है। प्रति परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु की है, 1 नंबर, ये भी पूरा का पूरा सही है। इस तरह से आप जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं आसानी से पूरा का पूरा नंबर आप पा सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 नीचे दिया हुआ है कि क्या पूछा गया है। इसमें 10 इन्होंने बाद में अटेम्प्ट किया हुआ है, पहले 11। आप ऐसे कर सकते हैं, आपको जो प्रश्न ज़्यादा आपको कंफर्टेबल लग रहा हो उसको आप पहले लिख सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको लगे कि इसको हम बाद में लिखेंगे, थोड़ा सोच समझ कर लिखेंगे, या फिर उसके लिए समय ले करके उसको थोड़ा समय चाहिए, तो आप ऐसे प्रश्नों को टाल सकते हैं और उसको बाद में भी आप लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक रूल रहता है कि अगर, हालांकि जीके जीएस में ऐसा नहीं होता है, सब इसमें कोई खंड नहीं बटा होता है, लेकिन लॉ में अगर मान के चलिए कि अगर 2 पार्ट हैं उस लॉ के, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए संविधान और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि, इन दोनों के जो प्रश्न पत्र रहेंगे, तो पार्ट 1 में आपको, पार्ट ए जो होगा, पार्ट ए में आपसे पूछा जाएगा संविधान से संबंधित प्रश्न, और पार्ट बी जो होगा, पार्ट बी में आपसे प्रशासनिक विधि, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाले जो प्रश्न होंगे उनको एक साथ करना होगा, और जो संविधान वाले जो प्रश्न होंगे उनको आपको एक साथ करना होगा। यानी जो एक पार्ट है उसको आप एक बार लेकर के चलेंगे। चाहे तो आप पार्ट बी पहले कर सकते हैं, पार्ट ए बाद में कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जिस पार्ट का क्वेश्चन आप पहले करेंगे उसके आंसर को आप पूरा उसमें लिख देंगे, इसमें आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि इसमें कोई पार्ट खंड नहीं बटा हुआ है जनरल नॉलेज वाले पेपर में, तो इसलिए आप यहाँ पर आराम से कहीं जा कर के आंसर लिख सकते हैं। तो 10 नंबर का आंसर अभी यहाँ पे नहीं लिखा गया, उसका आंसर बाद में मिलेगा आपको। आप देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का पूछ रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न, नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनमें से केवल 5 का आपको आंसर देना है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार में मोइनुल हक स्टेडियम किस शहर में है। अगला है बिहार के 3 ओर से कौन से भारतीय राज्य हैं, यह है। अगला जो है सत्यपाल मलिक से पहले बिहार का राज्यपाल कौन था। अगला प्रश्न है फरवरी 2015 में नीतीश कुमार किसके पश्चात मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न है बिहार के कौन से 2 रसीले फल सबसे प्रसिद्ध हैं। और अंतिम प्रश्न है क्या जूट बिहार की एक नकदी फसल है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो देखते हैं कि इसका आंसर इन्होंने कैसे दिया हुआ है और किस तरह से इसमें इवैल्यूएशन हुआ है। तो देखिए पहला इन्होंने जो अटेम्प्ट किया हुआ है वो पहला है 11 का बी, बिहार में मोइनुल हक स्टेडियम बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। ये बिल्कुल सही आंसर है और 1 नंबर इसमें मिले हुए हैं। अगला है बिहार के 3 ओर से भारतीय राज्य निम्न है।
जो पूछा गया था कि तीनों ओर से बिहार किन राज्यों से घिरा हुआ है, तो पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण में झारखंड बिल्कुल सही आंसर है और 1 नंबर मिला हुआ है। अगला है पूछा गया है कि फरवरी में नीतीश कुमार किसके बाद मुख्यमंत्री बने थे, तो इसका सही आंसर है कि फरवरी 2015 में नीतीश कुमार श्री जीतन राम मांझी के पश्चात मुख्यमंत्री बने। ये भी पूरा सही आंसर है और 1 नंबर पूरा मिला हुआ है। उसके बाद बिहार के 2 रसीले फल जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं वो हैं आम एवं, आप नीचे जाएंगे ये मुजफ्फरपुर की लीची लिखा हुआ होगा, तो ये भी सही आंसर है और इस पर 1 नंबर मिला हुआ होगा। आइए पहले हम लोग उसको देख लेते हैं कि हाँ यहाँ पे दिया हुआ है कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची, तो इसमें 1 नंबर जो है इसमें भी मिला हुआ है, ये पूरा सही है। और नीचे जो पूछा गया था कि क्या जूट बिहार की एक नकदी फसल है, इसमें आंसर दिया हुआ है कि हाँ जूट बिहार की एक नकदी फसल मानी जाती है, तो 1 नंबर इसमें भी सही आंसर दिया गया है, सही नंबर इसमें भी 1 नंबर मिला हुआ है। आगे प्रश्नोत्तर 12 शुरू हो रहा है। आइए देख लेते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। ऊपर ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े इसलिए बीच बीच में मैंने क्वेश्चन पेपर को डाल दिया था, इसको आप लोग समझ लेंगे। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है उन भारतीय राज्यों के नाम बताइए जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बादलों वाली रातें साफ आसमान वाली रातों की अपेक्षा अधिक गर्म क्यों होती है। अगला है कि गर्मी के मौसम में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। अगला है पहाड़ पर चढ़ते समय हम आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। और बफर स्टॉक से क्या तात्पर्य है। रिक्टर स्केल की उपयोगिता क्या है। मौसम से क्या तात्पर्य है। इतने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें से सिर्फ 5 का उत्तर देना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 नंबर का, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा तभी जा कर के नंबर मिलेगा। इसमें देखते हैं कि क्या गलती अगर आप करते हैं तो नंबर कट सकते हैं। आइए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न का उत्तर। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बादल वाला जो प्रश्न पूछा था कि बादल वाली रातें ज़्यादा गर्म क्यों होती हैं, तो उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊष्मा पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी पर उपस्थित जल एवं स्वयं पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती है, जिसे सूर्यास्त के पश्चात धीरे धीरे विकिरण के माध्यम से उत्सर्जित कर दिया जाता है। सामान्य दिनों में आकाश साफ होने के कारण ऊष्मा के उत्सर्जन की यह क्रिया तो समान रूप से चलती रहती है, परंतु बादल वाली रातों में बादल इस ऊष्मीय विकिरण व ऊर्जा उत्सर्जन में अवरोध उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण पृथ्वी द्वारा अवशोषित ऊष्मा वायुमंडल में नहीं जा पाती है। अतः बादलों वाली रातें साफ आसमान वाली रातों की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं। और ये आंसर बिल्कुल सही माना है कॉपी जांच करने वाले ने, और पूरा का पूरा 2 नंबर इसमें मिला हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है कि जो प्रश्न था कि हम लोग गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं, उसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी पदार्थ का रंग प्रकाश के उपस्थित रंगों के परावर्तन पर निर्भर करता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 आधारीय वर्णों से मिलकर बना होता है, अतः सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर जब पड़ता है तो इन वर्णों में से कुछ वर्णों को वस्तु अवशोषित और कुछ को परावर्तित कर देती है। वस्तु जिस वर्ण को परावर्तित करती है उस वस्तु का रंग उस वर्ण के अनुरूप दिखाई पड़ता है, एवं जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है वह काले रंग की दिखाई पड़ती है, और जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वह सफ़ेद दिखाई देती है। अतः गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़े पहनने से अन्य कपड़ों की अपेक्षा कम गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि वह सभी रंगों को, सूर्य के किरणों की सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। ये आंसर है और ये भी आंसर सटीक है और 2 नंबर यहाँ पर मिले हुए हैं। तो देखिए 2 नंबर पाने के लिए इतना आपको विस्तृत लिखना पड़ेगा। अगर आप पूरा विस्तार से नहीं लिखते हैं तब क्या होता है, आइए आगे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है जो दिया हुआ था कि पहाड़ पर चढ़ते वक्त व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, तो उसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, पहाड़ पर चढ़ते वक्त शरीर का गुरुत्वीय केंद्र पीठ पर बन जाता है, जिसके कारण हमें पहाड़ पर चढ़ने से अधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है, परंतु जब हम आगे की ओर झुक जाते हैं तो गुरुत्वीय केंद्र हमारे दोनों पैरों के बीच आ जाता है, जिसके कारण हम कम परिश्रम की आवश्यकता होती है, अतः हम पहाड़ पर चढ़ते वक्त आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इस आंसर में
थोड़ी सी इनको गलती दिखी हुई है, जो कि यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, केंद्र पीठ पर बनता है, ये इन्होंने गलत मानते हुए इसको 2 नंबर ना दे करके 1.5 नंबर इसमें दिया हुआ है, आधा नंबर इसमें काट लिया गया है। देखिए इतने माइनर तरीके से, मतलब इतने माइन्यूट तरीके से आपका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि आप अगर थोड़ी सी भी अगर गलती करते हैं तो उस पर आपके नंबर काटे जाते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको लिखने की ज़रूरत है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि अगर आप पूरा विस्तार से नहीं लिखते हैं तब क्या होता है। देखिए वहाँ पे लिखा गया था कि रिक्टर स्केल का क्या काम होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि रिक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने हेतु किया जाता है। तो आंसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा इसको विस्तार से नहीं लिखा गया है, जिसकी वजह से 1 नंबर इन्होंने काट लिया है, यानी 2 नंबर ना दे करके 1 नंबर काट लिया गया है। यानी अगर आप इसको थोड़ा सा और लिखते कि रिक्टर स्केल किसने बनाया और इसके बारे में थोड़ा सा और वर्णन अगर आप करते तो इस पे नंबर 1 नंबर और बढ़ सकता था। इस तरह से थोड़ा सा अगर डिस्क्रिप्टिव पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा सावधान होकर के लिखने की ज़रूरत है। अगला है मौसम सामान्यता, एक भौगोलिक शब्द है। मौसम के बारे में जो प्रश्न था ऊपर, उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो मौसम सामान्यता एक भौगोलिक शब्द है। मौसम से तात्पर्य हमारे आसपास घटने वाली सामान्य दैनिक वायुमंडलीय घटनाओं से है, जैसे सुबह शाम कम गर्मी या ठंडेपन का एहसास, बारिश, ऋतु परिवर्तन आदि। मौसम में परिवर्तन पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन एवं अपने पथ पर सूर्य के परिक्रमण से नियंत्रित होती है। तो ये भी आंसर सही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती इनको कहीं दिखी है, जिसकी वजह से इन्होंने 2 नंबर ना दे करके 1.5 नंबर दिया हुआ है। आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर 12, यानी क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा हुआ था। एक बार हम लोग ऊपर क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 12 तो हम लोग कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसको आइए हम लोग ऊपर एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पर नहीं है, शायद नीचे दिया हुआ होगा, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसका पेज कहाँ लगा हुआ है, हाँ 13, ये आ गया। यहाँ पर है कि द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन आर कनेक्टेड विथ विच गेम और स्पोर्ट एनी 10 नंबर का क्वेश्चन है और पूछा गया है आपसे कि ये नीचे जो है खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं और किस खेल से वे संबंधित है, ये आपको लिखना हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एस मीराबाई चानू, शांता कुमारन श्रीसंत, भाईचुंग भूटिया, सतीश कुमार, अजय ठाकुर, गुरप्रीत सिंह संधू, पूनम यादव, मनप्रीत सिंह, जीवन कुमार शर्मा। कौन किससे संबंधित है, मनिका बत्रा, एस श्रीनिवास राव, साइना नेहवाल, राही सरनोबत। आइए देख लेते हैं 13 नंबर का आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है। हाँ, तो ये रहा हमारा 13 नंबर प्रश्न का उत्तर। देखिए एस मीराबाई चानू भारोत्तोलन से जुड़ी हुई हैं, 1 नंबर सही आंसर है। भाईचुंग भूटिया फुटबॉल से जुड़े हैं, सही आंसर है। मनिका बत्रा बैडमिंटन लिख दिया गया है, जो कि गलत है, ये टेबल टेनिस से लिखी हुई है, काट दिया गया है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से जुड़ी हैं, 1 नंबर सही है। मनप्रीत सिंह हॉकी से हैं, ये भी सही है। पूनम यादव चूँकि क्रिकेट से हैं तो कुश्ती लिखा गया था, तो ये गलत है। शांता कुमारन श्रीसंत, एस श्रीसंत जो कि क्रिकेटर हैं, यहाँ शतरंज लिख दिया गया था, ये भी गलत है। तो इस तरह से 10 नंबर का क्वेश्चन था, पूरा इन्होंने नहीं किया है और कुछ गलत है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 4 नंबर मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है। 14 देख लेते हैं कि क्या है। 13 तो ये रहा, फिर 14 क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 के उत्तर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है कि प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों के नाम बताइए। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। बिंदुसार के पहले मौर्य वंश का सम्राट कौन था। किस गुप्त वंश के शासक के नाम के आगे विक्रमादित्य की उपाधि लगाई जाती है। किस खिलजी शासक का बाजार नियंत्रण प्रसिद्ध है। इलाहाबाद के किले का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था। किसके शासन के दौरान सर टॉमस रो भारत आया। शिवाजी के मंत्रियों का समूह किस नाम से प्रसिद्ध है। राजा राम मोहन राय ने किस गवर्नर जनरल को सती प्रथा समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। और अंतिम है, नहीं अंतिम नहीं है, अभी और भी इसमें प्रश्न है। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया। फिर एओ ह्यूम ने किस संस्था की स्थापना में सहयोग किया। भारत सेवक मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा।
तो इतने प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, इसमें से 10 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आइए देखते हैं कि इसका आंसर कैसे दिया गया है, इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न था कि प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों का नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य महाभारत और रामायण। महाभारत महर्षि वेदव्यास और रामायण महर्षि वाल्मीकि। तो 1 नंबर यहाँ पे पूरा का पूरा मिला हुआ है। आगे है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी पूछा गया, तो ये लिखा गया कि पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी, सही है, 1 नंबर मिला हुआ है। बिंदुसार के पहले मौर्य वंश का सम्राट कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य उसके पहले सम्राट थे, तो 1 नंबर यहाँ पे मिला हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रसिद्ध है, वहाँ पूछा गया था किसका बाजार नियंत्रण प्रसिद्ध है, तो अलाउद्दीन खिलजी सही आंसर है। इसके बाद इलाहाबाद किले का निर्माण अकबर ने कराया, सही आंसर है। फिर उसके बाद जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो भारत आया था, ये भी सही उत्तर है, ये 1 नंबर मिला हुआ है। अगला प्रश्न है कि राजा राममोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा समाप्त करने हेतु प्रेरित किया था, यह भी सही आंसर है। अगला है मार्च 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था, यह भी सही आंसर है। ईओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, ये भी सही आंसर है, यानी इसमें 10 में 10 इन्होंने पाया हुआ है। हाँ, एक नीचे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी का एक पार्ट ये भी था, 10वां क्वेश्चन, तो पूरा 10 नंबर इसमें मिला हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, इसमें से कोई 10 आपको करना है, यह मैंने आपको बता दिए, 13 नंबर क्वेश्चन था, ये हो चुका है। आगे 14 नंबर, अभी इसका आंसर हम लोगों ने देखा हुआ है, इसका हो गया। नीचे चलते हैं 15। हाँ, नीचे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। संत कबीर के विषय में आप क्या जानते हैं, ये 5 आंसर देने हैं, यानी 2-2 नंबर के प्रश्न है, 10 नंबर का टोटल है, यानी जो है निम्नलिखित में किन्हीं 5 के उत्तर देना है। तो संत कबीर के विषय में आप क्या जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, गुरु नानक देव का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ये हुए प्रश्न। और चौथा क्वेश्चन है कि उन राज्यों के नाम लिखिए जिनसे निम्नलिखित नृत्य संबंधित हैं। इसमें एक ही प्रश्न में इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं, 4 दिया गया है कि बिहू, डांडिया रास, मोहिनीअट्टम और गिद्दा, ये किस राज्य से संबंधित है, इनको लिखना है। अगला है निम्नलिखित के नाम बताइए, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन है। और अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी और उसके प्रथम गवर्नर कौन थे। और अंतिम प्रश्न है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या क्या अर्हताएँ होती हैं। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का 15 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या लिखा गया है और कैसे इसकी मार्किंग हुई है। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा स्क्रॉल ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन, संत कबीर के बारे में लिखना था, तो संत कबीर के बारे में देखिए उन्होंने विस्तार से लिखा हुआ है, 2 नंबर का प्रश्न है, तो 2 नंबर के प्रश्न में आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, फिर जा कर के 2 नंबर मिलेगा, अगर कम लिखते हैं तो नंबर काटा जा सकता है। तो देखिए, संत कबीर के बारे में प्रचलित मान्यता यह है कि उनको जन्म देने वाली माता ने उनका त्याग कर दिया, जिसके बाद काशी के एक जुलाहे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ था। भक्तिकालीन कवियों में कबीर का विशेष स्थान है। कबीर अपने काव्यों में सभी धर्मों में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार करते हैं। कबीर किसी एक धर्म की सीमा में नहीं बंधे थे। उनके मार्ग पर चलने वाले उनके अनुयायियों को कबीर पंथी के नाम से जाना जाता है। उनकी निर्वाण स्थली गोरखपुर से पश्चिम संत कबीर नगर जिले में मगहर में स्थित है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामायणी और सबद, यानी कबीर के बारे में लगभग इन्होंने सब कुछ लिख दिया है। तो यहाँ पे नंबर भी संतोषजनक मिले हुए हैं, 2 का पूरा 2 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। देखिए यहाँ संत कबीर के बारे में इतना ज़्यादा लिखने के बाद 2 का 2 पूरा मिला है, और यहीं चैतन्य महाप्रभु में थोड़ा सा कम लिखने पे यहाँ पे मात्र 1.5 नंबर दिया गया, यानी आधा नंबर काट लिया गया। देखिए, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, कहाँ हुआ था ये नहीं लिखा गया, जिसकी वजह से काट लिया गया। उनके जीवन पर रामानुज एवं रामानंद का गहरा प्रभाव है। श्री कृष्ण भक्ति मार्गी कवियों में उनका स्थान बेहद सम्मान प्राप्त है।
तो 1.5 नंबर यहाँ पर मिला हुआ है। अगला आप देखते हैं, यहाँ पर गुरु नानक देव का जन्म, गुरु नानक देव के बारे में लिखना था। तो गुरु नानक देव का जन्म तत्कालीन पंजाब प्रांत के, यहाँ पे करतारपुर लिख दिया गया है जो कि गलत है। यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन भी किया हुआ है और क्रॉस का चिन्ह भी लगाया हुआ है, और जो कि करतारपुर में उनकी मृत्यु हुई थी और उनका जन्म हुआ था तलवंडी ननकाना साहिब में। तो इस पर आधा नंबर इसमें भी काट लिया गया है कि ये करतारपुर में हुआ था। इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की। इनको इनकी वीरता के लिए भी जाना जाता है। गुरु नानक देव सिखों के पूज्य हैं। उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखित है। तो बाकी सब जानकारी तो ठीक है, लेकिन उनके जन्म के स्थान के बारे में गलत जानकारी देने की वजह से आधा नंबर इसमें भी काट लिया गया है। और फिर यहाँ पर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी पूछा गया था, और एक लाइन में आंसर भी दे दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। लेकिन फिर भी नंबर यहाँ पर काटा गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा 2 नंबर का प्रश्न है, तो इनको उम्मीद है कि थोड़ा और लिखा जाना चाहिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, कौन से अधिनियम के द्वारा हुई थी, ये सब चीज़ें इसमें और जोड़ी जा सकती थी, जिसकी वजह से नंबर आपका और 1 नंबर और इसमें बढ़ाया जा सकता था। आगे है, किसी राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये तो सही है, लेकिन प्रोविज़न इन्होंने थोड़ा सा इसमें गलत कर दिया है, जिसके वजह से इसमें 1 भी नंबर नहीं मिला है, पूरा 0 नंबर इसमें मिला हुआ है। तो इस तरह से 10 नंबर का प्रश्न था और इसमें 6 नंबर दिया हुआ है, टोटल 6 नंबर मिले हैं। आगे देखिए, प्रश्नोत्तर 16 है। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार हम लोग क्वेश्चन पेपर के ऊपर स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर ये रहा हम लोगों का, 18, 17 और 16। तो 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो यहाँ पे ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। चक्रवात अम्फान, कोविड-19 के बारे में लिखने के लिए कहा गया, और लड़ाई का नारा से क्या तात्पर्य है, बिहार रेजिमेंट के लड़ाई के नारे क्या हैं, ये प्रश्न है। फिर उसके बाद जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी क्यों चर्चा में रही, ये भी पूछा गया है। अर्जुन पुरस्कार क्या है, एशियाई खेलों से क्या तात्पर्य है, पहले एशियाई खेल कब और कहाँ हुए थे। इतने सारे प्रश्न हैं, इसमें से आपको 5 का आंसर देना है। ये भी आपका 2-2 नंबर का प्रश्न है, यानी आपको थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर है, इसमें वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। वन लाइनर अगर आप लिखते हैं तो उसमें 1 ही नंबर आपको मिलेगा, इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 2 नंबर का प्रश्न अगर आता है तो थोड़ा उसको विस्तार से आप लिखेंगे। तो ये रहा 15 का आंसर हम लोग देख चुके हैं। हाँ, 16 नंबर है। देखिए, कोविड-19 के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि कोविड-19 एक विषाणु जनित वैश्विक महामारी है जिससे वर्तमान में पूरी दुनिया त्रस्त है। इस महामारी की उत्पत्ति चीन के वुहान से हुई मानी जाती है। कोविड-19 कोरोना वायरस परिवार का एक सदस्य है जो मानव के फेफड़ों पर आक्रमण करता है। फेफड़ों में लगातार इनकी संख्या बढ़ने से सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। व्यक्ति को तेज बुखार और खांसी, साथ ही तेज बदन दर्द के साथ भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। समय से सावधानी न बरतने पर व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो आंसर तो सही है, लेकिन इसमें इनको पूर्ण नहीं लगा है और 2 में से इन्होंने 1.5 नंबर काट लिया है। तो ये थोड़ा सा विवेकाधिकार होता है यहाँ पे एग्जामिनर का। अगर नंबर 1 नंबर से अधिक का प्रश्न है और डिस्क्रिप्टिव है तो वो उसमें क्या गलती उसको लगती है वो वही जानता है, और उसकी वजह से नंबर वो काट भी सकता है। तो अगला है, चक्रवात अम्फान के बारे में लिखना था। तो बंगाल की खाड़ी से हाल ही में उठे खतरनाक अम्फान तूफान ने दक्षिण भारत के राज्यों उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई थी। इसके उठने के कारण बंगाल की खाड़ी में बना निम्न वायुदाब क्षेत्र था। इसमें सब आंसर तो सही है, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं लिखा गया है कि अम्फान तूफान का नाम किस देश ने दिया था। शायद इसलिए इसमें आधा नंबर काट लिया गया है और 1.5 नंबर आंसर दिया गया है। अगला है, जून 2020 में भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एवं चीन की सीमा से लगी गलवान घाटी भारतीय सैनिकों एवं चीनी सैनिकों के मध्य संघर्ष के कारण चर्चा में आई थी। भारत एवं चीन के मध्य
सीमा निर्धारण मैकमोहन रेखा के द्वारा हुई थी, जिसे चीन मानने से इनकार करता रहा है, जिसके कारण अक्सर ये ऐसी झड़पें हुआ करती हैं। हाल ही में पैंगोंग झील को लेकर हुआ विवाद भी इस मामले पर उल्लेखनीय है। तो ये आंसर पूर्ण है और इसमें 2 नंबर मिले हुए हैं। अगला है एशियाई खेलों से तात्पर्य क्या है, पूछा गया था। तो एशियाई खेलों से तात्पर्य एशियाई देशों के मध्य आयोजित होने वाली ओलंपिक खेलों से है। इसका प्रथम बार आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। तो ये 1.5 नंबर इसमें दिया गया है। इसमें भी आधा नंबर इन्होंने काटा हुआ है, थोड़ा सा इसका और विस्तार किया जा सकता था और एक आधा नंबर और बढ़ सकता था। तो आप देख सकते हैं 10 महीने में इसमें यहाँ पे 6.5 नंबर दिया गया है। आगे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का हम लोग देख लेते हैं स्क्रॉल करके एक बार कि प्रश्न क्या पूछा गया था। 17 नंबर, निम्नलिखित दिवस किस दिनांक से मनाए जाते हैं और क्यों। तो आप देख सकते हैं ये डे और उनके मनाने का कारण, बिहार में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। और अभी से आपको चाहिए कि दिनांक जो कि दिवस हैं उनको और वो क्यों मनाए जाते हैं, इस पर आप लोग बहुत मेहनत करें। और अगर आप ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर का है, इसमें दिनांक बताना है और उसके साथ साथ क्यों मनाया जाता है। यानी 1 नंबर आप दिनांक बताते हैं तो मिल जाएगा और 1 नंबर आप अगर सही बताते हैं कि उसे मनाने का कारण क्या है तब मिलेगा। तो 2 नंबर का एक प्रश्न है यहाँ पर। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा गया है और कैसे इसका इवैल्यूएशन हुआ है। 17 नंबर, ये रहा 16, हाँ ये रहा 17। यहाँ पे पहला जो दिया हुआ था थल सेना दिवस, तो थल सेना दिवस जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है और इन्होंने 15 मार्च लिखा हुआ था, तो इसको काट दिया गया और इस पर किसी नंबर नहीं बना है। और एक जो 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है, वो थल सेना की स्थापना के कारण नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा जो है थल सेना के सर्वोच्च कमांडर उस दिन बने थे, इसके वजह से मनाया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा गलत था, इस पर एक भी नंबर नहीं मिला है। अगला है राजभाषा दिवस, तो 14 सितंबर 1949 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और फिर जो है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलने के कारण मनाया जाता है, कारण भी सही है। तो इस पर देखिए 2 नंबर आपको मिले हुए हैं। अगला है देखिए, ये पृथ्वी दिवस के बारे में लिखा हुआ था कि कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल, तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्यों मनाया जाता है इन्होंने नहीं लिखा है, जिसकी वजह से मात्र 1 नंबर मिले हुए हैं। अगला है बाल दिवस के बारे में, बाल दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, तो 14 नवंबर सही है। और इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, जिन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता है। तो ये 2 नंबर इसमें पूरा का पूरा मिला हुआ है। अगला प्रश्न है 8 मई, ये विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है उस दिन। और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन इसके संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट का जन्मदिन है। तो ये भी आंसर सही है और पूरा 2 नंबर यहाँ पर मिला हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 10 में यहाँ पर 7 आपको दिया गया है, 10 में से 7 नंबर यहाँ पे मिले हुए हैं। अगला देख सकते हैं 19 नंबर प्रश्न हमारे सामने है। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है एक बार हम लोग देख लेंगे। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से 5 के उत्तर दीजिए। ये 5 नंबर का प्रश्न है, यानी एक शॉर्ट आंसर जो है, 1 लाइनर आंसर है, इसको 1 नंबर का है। तो इसको 1 नंबर में आप 1 लाइन में इसको आपको आंसर देना है। तो पहला दिया हुआ है कि पहली जीवित वस्तु जो अंतरिक्ष में भेजी गई थी क्या थी, तो ये कुतिया थी, हालांकि इसमें अटेम्प्ट नहीं किया गया है। ये खेलो भारत युवा खेल 2020 कहाँ आयोजित किए गए। अगला है सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे। अगला प्रश्न है वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। और फिर अगला प्रश्न है किस टीवी धारावाहिक के कारण टीवी धारावाहिक के प्रसारण के पश्चात सुशांत सिंह राजपूत प्रसिद्ध हुए थे। चूँकि सुशांत सिंह राजपूत ने उसी समय आत्महत्या करी थी, तो ये रिसेंट क्वेश्चन था, इसलिए वजह से उनका पहला धारावाहिक का नाम भी इसमें पूछा गया था। अगला है नई दिल्ली से
पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर था। और अगला है शक संवत पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा होता है। ये पूरा 19 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं 19 नंबर का इन्होंने आंसर लिखा हुआ है। हाँ, 19 का सीधे डी इन्होंने किया है, ऊपर छोड़ दिया है इन्होंने। तो वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा है, अमिताभ बच्चन को इन्होंने लिखा है। तो अमिताभ बच्चन को 2018 में मिला था, उसके पहले रजनीकांत को मिला था 2019 वाला। तो ये काट दिया गया है, इस पर एक भी नंबर नहीं मिला है। अगला है नई दिल्ली से पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी, तो ये आंसर सही है और एक नंबर मिला हुआ है। अगला है शक संवत पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत्र होता है, जो अप्रैल माह से शुरू होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है आगे इसमें इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है, 3 ही क्वेश्चन का 5 का आंसर देना था, 3 ही इसमें इन्होंने दिया है, एक गलत है, मात्र 2 नंबर इसमें इन्होंने गेन किया हुआ है। अगला है ये 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं कि 20 नंबर अंतिम प्रश्न था इस प्रश्न पेपर का। तो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 2 ही आंसर आपको देने हैं, यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी इसमें थोड़ा और ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर आपको देना पड़ेगा। तो ये आपको लिखना है नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय के बारे में लिखना है, उसके बाद से जयप्रकाश नारायण के बारे में लिखना है, और तीसरा है बिहार के प्राकृतिक संसाधन। यानी 3 प्रश्न दिए हुए हैं, 3 में से आप दो का आप आंसर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर, हाँ, नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय। इसमें देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का सिरमौर कहा जाने वाला भारतीय दर्शन के अध्ययन का मुख्य केंद्र वर्तमान बिहार राज्य के नालंदा में स्थित था, जिसका निर्माण पाल वंश के शासकों ने करवाया था। यहाँ पर बौद्ध दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग ने अपनी पुस्तक में इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भव्यता का वर्णन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ थाईलैंड, जापान, चीन, कंबोडिया आदि देशों से लोग बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने आया करते थे। खिलजी वंश से संबंधित बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था, जिसके कारण यह जलकर नष्ट हो गया। माना जाता है कि यहाँ इतना विशाल पुस्तक भंडार था कि आग लगने के महीनों दिन बाद तक लपटें उठती रहीं। तो ये आंसर एक अच्छा आंसर था। इसमें इन्होंने 5 में से 4 दिया हुआ है। चूँकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में यही समस्या होती है कि ज़्यादा नंबर का प्रश्न है तो एग्जामिनर के पास ज़्यादा विकल्प रहता है, उसमें से वो नंबर काट सकता है। आगे है जयप्रकाश नारायण के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। जयप्रकाश नारायण आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारत में व्याप्त अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी आदि के अंत हेतु युवाओं को इकट्ठा कर एक व्यापक जन आंदोलन चलाया। 70 के दशक में छात्र आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। इस आंदोलन के कारण तत्कालीन इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई थी। जेपी आंदोलन ने अनेक छात्रों को राजनीति में आने को प्रेरित किया। वर्तमान में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद हों या पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हों, सभी जेपी आंदोलन की ही उपज है। जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी की स्थापना की थी। जयप्रकाश नारायण को भारतीय राजनीति में असंतोष का जनक कहा जाता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि श्री जयप्रकाश नारायण हमारे बीच अब न रहते हुए भी अपने अमर कीर्तियों एवं विचारधारा के माध्यम से जीवित हैं। तो इसमें 3 नंबर इन्होंने दिया हुआ है। शायद ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया असंतोष का जनक, संभवतः ये किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल होता था। वैलेंटाइन सिरोल ने इस्तेमाल किया था बाल गंगाधर तिलक के लिए। हो सकता है कि ये गलत हो, आप लोग एक बार जे चेक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। इसमें 5 नंबर न दे, उसमें 5 में से 4 दिया गया था, इसको 5 में से 3 दिया गया है। अगला है प्रश्नोत्तर 10
ऊपर जो हमने छोड़ दिया था, ऊपर न लिख करके इसको नीचे लिखा गया है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर देना था। 2-2 नंबर का प्रश्न है और इसमें व्याख्या करना था। इसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है पहला, इसका व्याख्या इन्होंने किया है कि यह योजना 2014 के आम चुनावों के बाद आई एनडीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देकर रोजगार के मामले में उन्हें आत्मनिर्भर बनाना एवं उनके कौशल का विकास करना है। आंसर तो सही है, लेकिन इसमें नहीं बताया गया किस तारीख को स्थापना हुई थी। कुछ चीज़ें और ऐड की जाती तो इसमें 2 नंबर मिल सकते थे, इसमें मात्र 1.5 नंबर मिले, यानी आधा नंबर इसमें भी काट लिया गया है। अगला है भारत निर्माण प्रोग्राम। भारत निर्माण प्रोग्राम क्या है? तो भारत निर्माण प्रोग्राम जो है ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित एक कार्यक्रम है जो कि 2005 में शुरू किया गया था। इसका आंसर गलत इन्होंने लिखा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें एक भी नंबर नहीं मिला हुआ है। आगे है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो वन नेशन राशन कार्ड वन राशन कार्ड योजना के बारे में लिखा हुआ है कि एनडीए सरकार के दूसरी बार निर्वाचित होने के पश्चात यह योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। अब इस योजना के आने के बाद किसी भी राज्य का नागरिक देश के किसी भी भाग में अपने राशन कार्ड के माध्यम से जन वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन प्राप्त कर सकता है। इसमें भी 1.5 नंबर मिला हुआ है। आगे देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में लिखना था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 रिसेंट उस समय चर्चा में था, तो रिसेंट के मुद्दे पर आप लोग बहुत ध्यान देंगे। रिसेंट के प्रश्न भी बहुत ज़्यादा उसमें करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिखा हुआ है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में। यह 2019 में लाया गया एक ऐसा बिल था जिसके माध्यम से भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करते हुए भारत में पड़ोसी देशों पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से प्रताड़ना का शिकार हो रहे अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता कुछ शर्तों के साथ देने की बात की गई थी, जिसे अंततः संसद की दोनों सदनों ने पारित कर दिया और यह अब कानून बन चुका है। इसमें भी 1.5 नंबर मिला हुआ है। आगे है नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, इसको पूछा गया था। तो नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में लिखा गया कि यह ऊर्जा का वह माध्यम है जिसे नवीनीकृत किया जा सकता है। ऊर्जा के साधनों को इनके नवीनीकरण के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एवं दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः बनाया नहीं जा सकता, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसके उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत आदि। इसमें भी 1.5 नंबर मिला हुआ है। आगे आप देख सकते हैं कि ये 18 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन एक बार हम लोग देखेंगे। ये अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम आंसर इसमें लिखा हुआ है कि 18 नंबर में क्या पूछा गया था। एक बार हम लोग ऊपर जाकर के देख लेते हैं। 18 नंबर ये रहा। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। चंद्रशेखर से पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछा गया है। राजीव गांधी से पहले प्रधानमंत्री कौन थे। फिर पूछा गया है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल के पश्चात कौन राष्ट्रपति बने। तो इस प्रश्न से आपको ये पता चलता है कि अगला नीचे प्रश्न अभी पढ़ लेते हैं, इसको देखते हैं कि हामिद अंसारी से पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नाम लिखिए। फिर है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि सबसे पहले आपको भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट, कौन किसके बाद प्रधानमंत्री बना, पूरी तरह से याद होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति कौन कौन बने हैं, किसके बाद कौन बना है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद उपराष्ट्रपति का लिस्ट भी आपको याद होना चाहिए। फिर से मुख्यमंत्रियों सारे स्टेट के मुख्यमंत्री और वहाँ के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और फिर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो उनके नामों को अभी आपको लिखना पड़ेगा। संवैधानिक या फिर सांविधिक संस्थाएं जो हैं उनके नामों को आपको याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से इतनी सारी चीज़ों का आपको लिखना पड़ेगा। हम लोग देख लेते हैं कि 18 नंबर प्रश्न का उत्तर उन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो 18 नंबर प्रश्न है, हाँ इन्होंने इंदिरा गांधी लिख दिया है, जो कि आंसर होना चाहिए विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसलिए यह गलत है। फिर लाल बहादुर शास्त्री, ये भी गलत है। इसको इंदिरा गांधी यहाँ पर होना चाहिए था, जबकि प्रणब मुखर्जी सही आंसर है। भैरव सिंह शेखावत, ये भी सही आंसर है। और जो पिनाकी भारत के जो वो हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष, इन्होंने लिखा हुआ है, ये गलत है, जो कि प्रफुल्ल चंद्र पंत हैं। तो
तो इसलिए इस तरह से ये पूरा आंसर आप ने देखा। ये मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे आपको अपनी रणनीति तैयार करने में, जीएस पेपर में नंबर कैसे गेन करना चाहिए, जीएस पेपर लिखते समय किन किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है, किस तरह के प्रश्न रहते हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। कितने प्रश्न की कॉपी रहती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 36 पेज की कॉपी मिलेगी, और ये देख सकते हैं कि बॉर्डर लाइन चारों तरफ छोड़ दिया गया रहता है। तो इसलिए आपको मार्जिन छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप निश्चिंत होकर के इसके बीच में लिखेंगे तो आराम से आप नंबर पा जाएंगे। तो इस तरह से आप अभी से याद करना चीज़ों को शुरू कर दें। आगे हम लोग वीडियो लाते रहेंगे, और जीके जीएस के लिए भी हम लोग जो टॉपिक आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं उसके संबंध में वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा मनोबल बढ़ेगा। और आगे भी हम अन्य प्रश्न पत्रों को आपके लिए लेकर के आएंगे। अन्य प्रश्न पत्रों के उत्तर जैसे लॉ के भी हो गए, या फिर जनरल साइंस का जो प्रश्न पत्र है उसके उत्तर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उसमें मार्किंग होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।